हाँ तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक अपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा को लेके एक वीडियो लेके आए हैं आपके साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से वेक्टर अलजेब्रा हमारे लिए क्लास 12th में इम्पोर्टेंट है, कैसे इससे आपके और अदर चैप्टर्स अफेक्ट होंगे। देखा जाए तो ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है। मिनिमम आपका 6 से 7 नंबर का जो पार्ट है आपका इस चैप्टर से रिलेट करेगा। और जो बोर्ड्स के प्रिपरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए इसको तो बेस्ट रहेगा। अगर आप इस वीडियो के थ्रू जाते हैं तो आपके अराउंड 5 से 7 नंबर बोर्ड में लगभग फ़िक्स मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को विद एग्ज़ाम्पल के थ्रू कराने की कोशिश करूँगा। इनमें किसी भी किस्म की कहीं कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सारे के सारे पार्ट्स को तरीके से समझने के लिए वीडियो से जुड़े रहें। किसी भी तरीके का कोई भी आपको परेशानी रहे, दिक्कत रहे, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप मुझे डालकर उस पर्टिकुलर टॉपिक को एज अ डाउट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10th जो है आपका वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। तो अ क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो एक कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको जैसे कहूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख के ही बता दूँ, हम लोगों ने क्लास 9th में 10th में स्पीड और वेलोसिटी दो टर्म्स देखे हैं। तो स्पीड आपको पता है सिर्फ एक मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी होती है, जैसे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा गया। आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी समझते होंगे। तो यहाँ पर जो स्पीड है, जो फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो जो डिस्टेंस है वो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और टाइम है वो भी एक मैग्नीट्यूड वाला ही पार्ट है। जबकि वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ पर आपका आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम के हिसाब से देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ से हम चले, यहाँ गए, फिर यहाँ के बाद यहाँ गए। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो पूरा पार्ट होगा, ये जो पूरा पाथ हम कवर करके आए, यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ लेंथ जो रहने वाली है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो डायरेक्शन बन रही है, जैसे कि यहाँ से आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन जो बन रही है, इसको यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसको हम क्या कहने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब हमें ये मैटर नहीं करता कि हम ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में घूम के आए या फिर इस तरीके से घूम के आए। तो यहाँ पर मैंने आपको एक वेक्टर को समझाने के लिए बेसिक सा एक एग्जांपल लेके रखा है। तो जो वेलोसिटी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड है वो आपकी क्या है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर की जैसे डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन कर ही चुके हैं, क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर। तो इसके बाद हम जाते हैं किस पे, पोजीशन वेक्टर पे। तो पोजीशन वेक्टर की बात करें तो जैसे अब कार्टेशियन प्लेन जो हम लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते चले आए, 2D प्लेन जनरली जो होता है जिसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होती है। तो इस एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से अगर देखें तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब इसी कार्टेशियन प्लेन में कहीं एक पॉइंट लाई कर रहा हो आपका इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहने वाला है, उस हिसाब से हम जो वेक्टर देखेंगे उसको हम क्या नाम देने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो जैसे यहाँ दे के रखा, वेक्टर हैविंग इट्स इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन। किसी एक वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट जो होता है वो कहाँ पर लाई करे, आपका ओरिजिन पे लाई करे। बाकी टर्मिनल पॉइंट आपका प्लेन में या 3D में कहीं पर भी लाई करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इनिशियल पॉइंट मस्ट बी एट द ओरिजिन। तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें, उन वेक्टर्स को हमें नाम क्या देना है, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे देखा जाए जनरल फॉर्म ऑफ द वेक्टर जो है, जनरली यहाँ पे हमने आर से रिप्रेजेंट करा, इस पे जो वेक्टर का साइन है, तो इस हिसाब से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये जो हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ द वेक्टर। तो ये जो यहाँ पर आई जो है वो डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस को शो कर रहा होता है, जे जो है वो आपका वाई एक्सिस के डायरेक्शन को शो करता है, के जो है आपके जेड एक्सिस को के डायरेक्शन को शो करता है। बात करें हम इसके डायरेक्शन रेशियोज़ की, तो डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं।
तो जो आपके जो जनरल फॉर्म में एक्स वाई जेड जो दिखाई दे रहा है, इन एक्स वाई और जेड की एक हिसाब से ऐसा भी कह सकते हैं कि आई जे और के जो कोफिशिएंट्स वाले जो पार्ट्स होंगे उनको हम डायरेक्शन रेशियो नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे के रखा है हमें, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस √7 ऑफ के। तो यहाँ पर अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज़ की जो बात करें हम लोग, तो आपका एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड गया वेक्टर का वो 4 यूनिट्स है, वाई डायरेक्शन में आपका जो मैग्नीट्यूड गया वो -2 यूनिट्स है, और जेड डायरेक्शन में जो गया आपका √7 यूनिट्स है। तो ये जो आपके 4, -2 और √7 आपके क्या रहने वाले हैं, डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। वहीं अगले टर्म में हम बात करें इसकी क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो बेसिक सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर वेक्टर है वो आपका फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्टेशियन प्लेन हो गया आपका, इसमें एक वेक्टर हमने ये प्लेन हो गया, एक वेक्टर हमने ये रखा, तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है, आइदर अगर हम इसको जेड एक्सिस के हिसाब से, जनरली मैं यहाँ पे 3D में समझा नहीं सकता आपको, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स और वाई के लिए मैंने जो समझा दिया, सेम इसी मैनर में हम देखेंगे जेड एक्सिस के साथ भी ये जो पर्टिकुलर वेक्टर जो होगा एंगल बना रहा होगा, उस वाले पार्ट को हम नाम क्या दे देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन दे देते हैं। जैसे तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वेक्टर, उसको बोला जाता है कॉस अल्फ़ा, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एल से। सेम वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है बीटा, तो उसको बोला है कॉस बीटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। थर्ड पार्ट है आपका कॉस गामा, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, एन से। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन में ये जो एल एम एन टर्म्स आए हैं, इनको एक मतलब रिलेशन के थ्रू हम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब 3 के 3 पार्ट्स का जो स्क्वायर्स का सम रहेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन सब का जो सम निकल के आएगा वो रहने वाला है आपका 1। इसका सिंप्लीफिकेशन एक आधा हो सकता है किसी क्वेश्चंस के थ्रू हमें यहाँ पर मिले, तो देखते हैं। अब अगली बात रहती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का मतलब होता है आपका कि किसी वेक्टर की एक्चुअल में लेंथ है कितनी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एक्चुअल में लेंथ रहने वाली है, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेक्टर दे के रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। ये जो वेक्टर दे के रखा है, अब इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो जनरली जैसे आर वेक्टर आपको दे के रखा हो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के दे के रखा हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो होगा स्क्वायर रूट में आपके जो डायरेक्शन रेशियोज वाले पार्ट है उनके स्क्वायर्स का हमें सम करवाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ इस वाले क्वेश्चन में जो देखा जाए आपका x और y हमें दिखाई दे रहा है, बट z वाला जो पार्ट है वो कैसा है अपना, मिसिंग है। तो z वाला पार्ट मिसिंग है, इसका मतलब क्या रहा होगा आपका, 0 के रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो दिख रहा था उन वाले पार्ट्स का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट्स में सॉल्व करवाया। जैसे 4i प्लस 3j जो दिखा है, तो स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना है, 5। तो इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहने वाला वो कितना हो जाएगा अपना, 5 यूनिट्स। क्लियर है। फिर अब हम बात करें इसके एल एम एन वाले पार्ट्स को कैलकुलेट कैसे कराएं। जैसे कि हमें बात करनी है एल की, तो एल जो होता है हमें बात करनी है जैसे एल की, एल जो हो गया आपका कॉस अल्फा वाला पार्ट। तो एल जो है एक्चुअल में इसको लिखा कैसे जाएगा, जो आपका डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है अपने पास, एक्स, और इसमें वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा। सेम इसी तरीके से m की बात करें तो हो जाएगा y डायरेक्शन में जो उसका डायरेक्शन रेशियो है अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। सेम इसी तरीके से n वाला पार्ट भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, z डायरेक्शन में रहने वाला मैग्नीट्यूड अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से देखें तो जो l है वो आपका कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे जो x डायरेक्शन में जा रहा था आपका क्या 4 यूनिट, तो वो रखा, बाकी जो मैग्नीट्यूड निकल के आया कितना अपना 5, सो ये रखा, तो 4 अपॉन में 5 क्या हो गया अपना l। वहीं m की बात करें जो कि कॉस बीटा, सो वो क्या हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 5। वहीं n की बात करें, ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले मेंशन करके रखे थे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ से इनको हटा दे रहा हूँ। ये जो टर्म्स रहे आपके यहाँ से गए, अब इनको हम लोग यहाँ समझेंगे। बाकी इसके आगे देखते हैं m वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, जो y डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड है कितना है 3 यूनिट, सो 3 अपॉन में आपका 5 रहने वाला है। वही n के लिए क्या हो जाएगा आपका, n मतलब आपका क्या हो जाएगा
जेड डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो कितना 0, अपॉन में मैग्नीट्यूड रखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ पे एन इक्वल टू क्या मान लिया 0 मान लिया। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करके देखते हैं। हमने जो एक ये रिलेशन देखा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम देखते हैं एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, एम की वैल्यू 3/5, सो 3/5 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 0, सो उसका स्क्वायर। इनको कैलकुलेट कराने पे 16/25 प्लस 9/25 इज इक्वल टू 25/25 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है। क्लियर है इतना? इसके बाद हम जाते हैं किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को की कैलकुलेशन पे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब आपका है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर है आपका, ये मान के चलो हमने कह दिया इसको कि ये है p यूनिट्स का है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब इसी वेक्टर की डायरेक्शन में आने वाला ऐसा कोई वेक्टर जो कि आपका क्या रहे 1 यूनिट का रहे। तो अगर इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, तो अगर p यूनिट यानी p क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो जो यूनिट वेक्टर आने वाला है इससे कहीं कुछ छोटा होगा। जैसे कि यहाँ से ऐसे देखें हम लोग, लगभग मान के चले हमने ये इतना रहा होगा, तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को हमने क्या कह दिया कि ये कितना हो गया 1 यूनिट का जो वेक्टर हो गया। तो ओ एम एन जो बोला है, तो इसमें ओ एम क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाता है, किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर पे ऐसे कैप का साइन लगाना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट रहने वाला है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं क्या यूनिट वेक्टर, यानी पर्टिकुलर किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक यूनिट का जो वेक्टर रहने वाला है उसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का बेसिक सा फॉर्मूला ये है आपका कि इसको रिप्रेजेंटेशन ए कैप हो गया, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। उस वेक्टर के जो भी वेक्टर रहता है उस वेक्टर के अपॉन में हमें क्या करना होता है उसी का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर टू उसके मैग्नीट्यूड का जो रेशियो निकल के आता है वो आपका क्या रहने वाला है यूनिट वेक्टर। इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाए, तो जैसे ये ए वेक्टर हमें दे के रखा है √3i - 7j प्लस का 9k दिया है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो एक मिनट, हाँ, तो ये जो हमें वेक्टर दे के रखा है ए वेक्टर, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। इस वाले टर्म पे थोड़ा सा फोकस ना करिए आप, क्योंकि नेगेटिव ऑफ द वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा था, फिलहाल इसको नहीं देखते हम। हमें अगर यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इस वेक्टर का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड निकालने पर हमें कितना मिला है रूट में 133 मिला। तो अब अगर हमें इसका चाहिए क्या यूनिट वेक्टर, तो जो वेक्टर था आपका √3i - 7j प्लस में 9k, इसमें ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स है इनमें क्या करा है हमने कि इसको इस पूरे के पूरे वेक्टर के इंडिविजुअल टर्म्स को हमने क्या करा है इसके मैग्नीट्यूड से करा दिया डिवाइड। तो ये जो वेक्टर मिला √3i अपॉन में रूट का 133 - 7j अपॉन में √133 प्लस 9k अपॉन में √133, तो ये जो पार्ट्स है आपका ये क्या निकल के आया आपका यूनिट वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, वेक्टर अलजेब्रा में हमारा वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, इसमें इसका जनरल फॉर्म क्या था, डायरेक्शन कोसाइन क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस जो LMN से रिप्रेजेंट करे जा रहे थे इनमें रिलेशन क्या था, और यहाँ पे कैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा जाता है। उन एक एग्जांपल के थ्रू हमने LMN का रिलेशन भी देख लिया, जो कि हमें इनके स्क्वायर्स का सम कितना L दे रहा था। कैसे हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था किस तरीके से यूनिट वेक्टर को समझना है, वो वाला पार्ट भी देख चुके हम लोग। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कराया जाए। अब होने को तो आपके बहुत से बेसिक से कई सारे थ्योरम्स मिलेंगे लाइक द ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तो लेकिन हम जो देखें इनमें हम थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि भले ही वो वाले जो टर्म्स हैं वो आपके एडवांस मैथ्स वगैरह में यूज़ होते हैं, बोर्ड्स के लिहाज से देखा जाए ज़्यादा इनका कहीं कोई रोल है नहीं, तो हम क्या जनरली जो दो वेक्टर दे के रखे होंगे उनका कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है उनको बेसिक तरीके से देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है आपका ए वेक्टर 2i - j प्लस 3k, वहीं बी वेक्टर आपका 5i - 2j - 4k दे के रखा है। तो अगर बोला जाए वेक्टर्स को ऐड कराना हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो करना क्या है, जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट है 2i + 5j, इन दोनों को ऐड कराने पे हमें मिलेगा 7i, वहीं -j - 2j,
तो ये क्या मिलेगा हमें -3j प्लस 3k माइनस 4k, इनको ऐड कराने पे क्या मिलेगा माइनस का k। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें क्या मिला ये। तो वेक्टर्स के एडिशन में आपका कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है। तो हमें करना क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी यही देगा सेम कम्यूटेटिव रूल के अकॉर्डिंग, चाहे टर्म्स को पलट दिया जाए, ऐड कराने पे सेम वही का वही मिलेगा। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आपका कितना रहने वाला है 7i माइनस 3j माइनस का k। तो ये टर्म दोनों के दोनों सेम है। सेम इसी तरीके से अगर वेक्टर्स का हमें क्या डिफरेंस निकालना हो तो करेंगे क्या, जैसे ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर निकालना हो, जनरली जो जहाँ दे के रखा है उसको डायरेक्टली हम वहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए में से बी वाले पार्ट जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उनको हमें क्या कराना पड़ेगा माइनस कराना पड़ेगा। तो ये देखा हमने 2i माइनस 5i आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3i, माइनस जे ऑफ माइनस 2 के आपका क्या मिलेगा प्लस का j मिलेगा, 3k माइनस ऑफ -4 के हमें क्या मिलने वाला है 7k मिलेगा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपका ये आ गया। बाकी का आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ बात करनी है किसकी, अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो यहाँ पे कुछ एक तरीके के वेक्टर्स जो होते हैं, लाइक सबसे पहले दे के रखा है जीरो वेक्टर। अब वेक्टर हुज इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक वेक्टर यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो वेक्टर। यानी ऐसा कोई वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही ना हो, यानी ऐसे वेक्टर को नाम दिया जाता है, कई तरीके के नाम होते हैं। जैसे कि एक तो हम इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, अदर इसको बोलेंगे क्या नल वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या होता है आपका ज़ीरो वेक्टर। अब ये होता क्या है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पे एंड हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या है ए से स्टार्ट ए पे एंड, तो ए टू ए वेक्टर, बी टू बी वेक्टर। ऐसे ही अदर और भी लिख सकते हैं सी टू सी वेक्टर, किसी भी तरीके से। तो ऐसा कोई वेक्टर जिसके पास कोई भी डायरेक्शन ना हो, कोई भी मैग्नीट्यूड ना हो, ऐसे वेक्टर को नाम दिया जाता है क्या ज़ीरो वेक्टर। अगले केस में देखा जाए यूनिट वेक्टर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आगे वाले पार्ट्स में कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी आइदर 1 यूनिट। तो ऐसे वेक्टर को नाम क्या दिया जाता है यूनिट वेक्टर। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आइदर जो भी पार्ट रहेगा वेरिएबल का उस पर कैप साइन लगाने के बाद। को इनिशियल वेक्टर्स, तो को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसे कोई दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट कैसा हो सेम हो। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये गया, दूसरा वेक्टर ये गया, तीसरा वेक्टर ये गया, चौथा वेक्टर ये गया, पांचवा वेक्टर ये गया। तो इस तरीके के जो वेक्टर्स रहेंगे ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे रहने वाले हैं अपने को इनिशियल वेक्टर्स। फिर इसके बाद आगे देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, जैसे कि बेसिक हम लोग 9th-10th क्लासेस में देख के आए कोलिनियर लाइंस क्या होती हैं या कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। एक ही लाइन पे लाई करने वाले जो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होते हैं ऐसे पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो बट वो होने पैरेलल चाहिए। अब पैरेलल होने के लिए आइदर हो क्या सकते हैं वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, एक तो इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर कोई वेक्टर इन्हीं के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, मैग्नीट्यूड उसका कुछ भी रहे। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वेक्टर्स, उन वेक्टर्स को नाम क्या दिया जाता है कोलिनियर वेक्टर। थोड़ा सा यहाँ पर देख ले रहे हैं, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी द कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। किसी भी एक सेम लाइन के या सेम वेक्टर के अगर वो पैरेलल हैं तो जितने भी जो अदर वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे आपके कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं हम किसकी इक्वल वेक्टर्स की। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है, ऐसे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो एज वेल एज उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जहाँ सेम हो जाएंगे किन्हीं दो वेक्टर्स के, तो उन दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स का नाम दे देंगे। तो जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर दे के रखें तो इसका मतलब क्या है, कोई एक ए वेक्टर हम जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं ये रहा, वहीं बी वेक्टर भी हमने लिखा, हमने क्या बोल दिया ये रहा। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं डायरेक्शन भी इनकी राइट साइड को दिख रही है, इनका मैग्नीट्यूड भी अप्रोक्स हम लोग देखने में बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो ए वेक्टर है वो आपका बी वेक्टर के बराबर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता है आपका कोई एक वेक्टर जो कि मान के चलिए इस डायरेक्शन में गया, हमने मान लिया कि ये 4 यूनिट्स का है, 4 यूनिट का ये वेक्टर है, तो इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 4 यूनिट का रहने वाला जो वेक्टर होगा इस वेक्टर को हम नाम क्या देंगे। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ
ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर लगभग ख़त्म हो चुके हैं। इन टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक डालिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की दोबारा से फिर से कोशिश करूँगा एक बारी। तो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स वाया स्केलर नंबर। तो किसी भी वेक्टर को किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कराने का बेसिक सा मतलब ये है कि उस वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं हर एक पार्ट को हमें क्या करा देना है, उसी पर्टिकुलर स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे कि यहाँ पे ये ए वेक्टर 3i माइनस रूट 7j प्लस में 19 के दे के रखा है। लेट स्केलर नंबर इस 3 है, यानी हमें क्या कराना है, इस ए वेक्टर का 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 ए वेक्टर निकालना है, यानी 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो इस 3 का इस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कराने पे 3 3 9 आई, 3 माइनस में रूट 7j हो जाएगा ये वाला पार्ट, और 3 इंटू 19 57 के होगा। तो एक ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें खासी कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर की। तो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आपके क्या होते हैं, दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरे आपके वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो डायरेक्शन रेशियोज वाले टर्म्स जो ऊपर देख के चले हैं, एक्स वाई जेड जो हमने देखे थे किसी वेक्टर के, उनको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर कंपोनेंट। जैसे कि वेक्टर यही जो आपका दे के रखा है, इसमें आपका जो स्केलर कंपोनेंट है, तो एक्स जो होगा एक्स एक्सिस में जाने वाला स्केलर कंपोनेंट, यानी एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, वाई में जाने वाला पार्ट आपका माइनस रूट 7, और जेड में जाने वाला आपका कंपोनेंट हो गया आपका क्या 19। वही अगर इनके वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें तो वेक्टर कंपोनेंट में इन्हीं मैग्नीट्यूड्स के साथ इनकी डायरेक्शन और रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो जाएगा 3i, ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है माइनस का रूट 7j, और ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका 19 के। तो ये इस तरीके से आपके वेक्टर्स के कंपोनेंट्स मिलते हैं। आइदर ये स्केलर कंपोनेंट हो सकते हैं और आपके ये वेक्टर कंपोनेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे के रखा है हमें, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 7 यूनिट। कोई एक वेक्टर है जो कि गिवन डायरेक्शन में दे के रखा है। यहाँ पर ये जो वेक्टर है ए वेक्टर प्लस में i माइनस 2j, बोला क्या गया है उनने कि इसी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको 7 यूनिट्स का एक वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यूनिटरी मेथड की बात करें तो होता क्या, जैसे मान के चलो एक ये वेक्टर दे के रखा है, इसी की डायरेक्शन में 7 यूनिट का, मान के चलो इसको कह दिया ये 3 यूनिट का है, तो ये 3 यूनिट का है, तो इसी की डायरेक्शन में 7 यूनिट का वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 1 यूनिट वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे। जो भी निकल के आएगा वो जो स्केलर नंबर से जो वेक्टर का प्रोडक्ट कराया है, तो इस यूनिट वेक्टर में हमें क्या करा देना, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो वेक्टर मिलेगा वो हमें कितने यूनिट का मिलेगा, 7 यूनिट का मिलेगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो उसी वेक्टर का सबसे पहले तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो i माइनस 2j वाला पार्ट है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने पे हमें कितना मिल रहा है, रूट ऑफ 5। अब इसके बाद इसका यूनिट वेक्टर निकाला जाए तो करना क्या, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो 1 माइनस 2j को हमने क्या करा, रूट 5 से डिवाइड करा, तो ये जो निकल के आया आपका ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इसी ए कैप का 7 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी क्या मिला, ये मिला, और इसी डायरेक्शन में 7 यूनिट, यानी तो करा क्या देना 7 इंटू ए कैप। तो क्या हो जाएगा i माइनस 2j अपॉन में रूट 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराने पे हमें टर्म्स मिले क्या, ये इनको चाहें तो स्प्लिट करा के हम क्या लिखवा सकते हैं, इस तरीके से लिखवा सकते हो। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, एक पर्टिकुलर कोई एक वेक्टर दे के रखा हो, उसी की डायरेक्शन में आइदर n यूनिट्स का अगर कोई वेक्टर चाहिए होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर निकाल के जितने यूनिट्स की हमें ज़रूरत है उतने से हमें उसे एज स्केलर नंबर मान के प्रोडक्ट करा के जो रिजल्टेंट पार्ट मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर दैट यूनिट्स का हमें एक वेक्टर मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए आपकी, तो वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। तो कैसे 2 पॉइंट से मिलके आपका वेक्टर फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के दे के रखा है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। तो अब 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग होंगे। तो इस वाले के x1 y1 z1 दे दिया, x2 y2 z2 दे दिया। तो जैसे कि हम लोग
अगर हमें, अब हम दो तरीके से देख सकते हैं, आइदर ए टू बी वेक्टर यानी ए को इनिशियल पॉइंट मान के बी फाइनल टर्मिनल पॉइंट मान के चलें तो ए टू बी वेक्टर यानी इस डायरेक्शन में वेक्टर देखा जाए। वहीं बी टू ए वेक्टर यानी बी को एज अ इनिशियल, ए को एज अ टर्मिनल पॉइंट देख के चलें तो बी टू ए आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालना हो, ए टू बी जाना हो तो बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या देखेंगे, ए से बी जाना है तो बी वाले पार्ट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से इधर वाले टर्म्स को माइनस कराना है। तो देखेंगे x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। सेम इसी तरीके से बी ए वेक्टर, तो यानी बी से ए की तरफ आना है तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 i y1 माइनस y2 j z1 माइनस z2 के। तो इतने के बाद अगला जो पार्ट होगा हम अपने पार्ट 2 में वेक्टर अलजेब्रा में कुछ एक दिनों बाद अपलोड करेंगे। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और भी उसमें हम अपना पोटेंशियल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उतना ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने के चांसेस रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं